प्यारे बच्चों, हरियाणा एजुसेट टेलीकास्ट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल के अध्याय 9 सुनो सबकी करो मन की के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के इस प्रसारण से विद्यार्थी किसी घटना अनुभव के पीछे निहित कारण को समझकर अपने शब्दों में बता सकेंगे। विद्यार्थी मिलते जुलते समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, देशज, स्थानीय शब्द, विभिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द आदि का प्रयोग को समझकर इनके बारे में बताने में सक्षम होंगे। विद्यार्थी दिए गए परिचित एवं अपरिचित विषय पर स्पष्ट एवं व्यवस्थित रूप से 10 से 12 वाक्य बोलने में दक्षता हासिल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने उपविषय सुनो सबकी करो मन की के बारे में। प्यारे बच्चों, हमें पता है कि आपको कहानियाँ सुनना बहुत अधिक पसंद है। आप अपने दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, टीचर या बड़ों से कोई न कोई कहानी तो अवश्य ही सुनते होंगे। तो आइए आज हम भी एक नई कहानी के बारे में पढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है सुनो सबकी करो मन की। फूलपुर गांव में सुखराम नाम का व्यापारी रहता था। धनीराम उसका इकलौता बेटा था। सुखराम ने धनीराम को पहली बार अनाज मंडी भेजा। पिता ने चलते समय समझाया, बेटा, व्यापार में 2 पैसे का लाभ भी बहुत होता है, इसलिए भाव ताव करके अनाज खरीदना, समझदार आदमी की सलाह सुनना, पर करना अपनी समझ से, और दिन डूबने पर घर आ जाना। 2 खाली बोरी लेकर वह घर से चला। अनाज की मंडी दूर एक गांव में थी, इसलिए धनीराम घोड़े पर सवार होकर गया। कोई घंटे भर में मंडी पहुंच गया। अनाज की कई दुकानें देखी। एक जगह सौदा पट गया। उसने 1 बोरा गेहूं तुलवा लिया और फिर बाजार की सैर की। तो प्यारे बच्चों, अब तक आपने इस कहानी में जितना पढ़ा उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों पर नज़र डालते हैं। फूलपुर गांव। कहानी में गांव का नाम। व्यापारी, व्यापार करने, लेन देन करने या खरीदने बेचने वाला। इकलौता, इसका अर्थ है अकेला। अनाज मंडी, जहाँ पर अनाज का लेन देन होता है। 2 पैसे का लाभ, अर्थात थोड़ा बहुत मुनाफा। भाव ताव करना, अर्थात मोल भाव करके किसी वस्तु का मूल्य तय करना। समझदार आदमी, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति। दिन डूबना, इसका अर्थ है दिन ढल जाना या शाम होना। घंटे भर, अर्थात लगभग 1 घंटा। अनाज की दुकानें, अनाज मंडी में अनाज को खरीदने बेचने के लिए बनाई गई दुकानें। सौदा पटना,
सामान का मोल भाव तय करने पर सहमत होना। बाजार की सैर अर्थात बाजार में घूमना फिरना। बहुत अच्छा। बच्चों, अब तक आपने कहानी के बारे में जितना पढ़ा उसके महत्वपूर्ण शब्दों को जाना। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सुखराम नाम का व्यापारी कौन से गांव में रहता था? सही पहचाना। सुखराम नाम का व्यापारी फूलपुर गांव में रहता था। शाबाश बच्चों। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। सुखराम के बेटे का क्या नाम था? शाबाश, बताओ। सुखराम के बेटे का नाम धनीराम था। बहुत अच्छा बेटा। सुखराम ने अपने बेटे को अनाज मंडी भेजने से पहले क्या समझाया? शाबाश बच्चों। उसने अपने बेटे को समझाया कि व्यापार में 2 पैसे का लाभ भी बहुत होता है, इसलिए भाव ताव करके अनाज खरीदना, समझदार आदमी की सलाह सुनना पर करना अपनी समझ से, और दिन डूबने पर घर आ जाना। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। धनीराम कितने बोरे लेकर घर से चला? इसका उत्तर होगा धनीराम 2 खाली बोरे लेकर घर से चला। अनाज मंडी में धनीराम ने किसकी दुकानें देखी? इसका उत्तर होगा धनीराम ने अनाज मंडी में अनाज की कई दुकानें देखी। शाबाश बच्चों। अगला प्रश्न है, धनीराम ने एक बोरी में क्या तुलवा लिया? इसका सही उत्तर होगा धनीराम ने एक बोरी में गेहूं तुलवा लिया। शाबाश बच्चों। अब चलते हैं अगले पृष्ठ पर और करते हैं अपनी कहानी को पूरा। धीरे धीरे दोपहर हो गई। धनीराम वापस आया और गेहूं का बोरा घोड़े की पीठ पर लादकर ले चला। बोरा लदा होने से घोड़े की पीठ पर बैठने के लिए जगह नहीं बची, इसीलिए वह पैदल चलने लगा। रास्ते में मिल गए लाल बुझक्कड़। वह सिर पर लाल पगड़ी बांधे अपने शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे धूनी रमाए बैठे थे। धनीराम को देखकर वह हंसने लगे। धनीराम को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम लोग मुझे देखकर क्यों हंस रहे हो? क्योंकि तुम मूर्ख हो। एक शिष्य ने कहा, मैं मूर्ख हूं? तुम लोग मुझे। और ऐसा कहकर धनीराम उनसे लड़ने को तैयार हो गया। ठहरो ठहरो, मैं समझाता हूं। दूसरे शिष्य ने धनीराम को शांत करते हुए कहा, बात यह है कि जब तुम्हारे पास घोड़ा है तो पैदल चलना मूर्खता की बात है या नहीं? अजीब बात करते हो। देखते नहीं घोड़े की पीठ पर गेहूं लदा है, मैं कैसे बैठूं? धनीराम ने कहा। हाँ, यह हुई ना बात। शिष्य ने कहा, मैं कैसे बैठूं का जवाब देंगे हमारे उस्ताद लाल बुझक्कड़। आओ उनसे पूछते हैं। अब वे सब लाल बुझक्कड़ के पास आए। उन्होंने धनीराम की समस्या बताई। लाल बुझक्कड़ समस्या सुनकर पहले तो
गंभीर हो गए और फिर मुस्कुराने लगे। इतनी छोटी सी बात अभी हल किए देता हूं समस्या को। लाल भुजक्कड़ ने कहा, बोरे में क्या है? गेहूं। धनीराम ने कहा। तो प्यारे बच्चों, पृष्ठ संख्या 54 में जितना आपने पढ़ा उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों पर नज़र डालते हैं। दोपहर अर्थात दिन का दूसरा पहर। धूनी रमाना अर्थात साधक द्वारा अपनी साधना पूरी करने के बाद एक जगह अपनी तप स्थली बनाकर वहाँ अपनी धूनी अर्थात धूनी कुंड बनाना। देखकर हंसना अर्थात मजाक बनाना। गुस्सा होना यानी कि क्रोधित होना। मूर्ख अर्थात बुद्धिहीन व्यक्ति। शिष्य अर्थात शिक्षा या सीख प्राप्त करने वाला। अजीब अर्थात विचित्र। उस्ताद अर्थात जो किसी विषय में बहुत अधिक निपुण हो या गुरु या शिक्षक। समस्या अर्थात कठिनाई। तो प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण शब्दों को जानने के बाद अब बारी है पृष्ठ संख्या 54 से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आइए देखते हैं। धनीराम ने गेहूं का बोरा कहाँ रखा? इसका सही उत्तर है धनीराम ने गेहूं का बोरा घोड़े की पीठ पर लाद दिया। अगला प्रश्न है, घोड़े की पीठ पर बैठने के लिए जगह क्यों नहीं बची? इसका सही उत्तर है क्योंकि धनीराम ने गेहूं का बोरा घोड़े की पीठ पर रख दिया था, इसलिए घोड़े की पीठ पर बैठने के लिए जगह नहीं बची। धनीराम को रास्ते में कौन मिला? इसका सही उत्तर होगा धनीराम को रास्ते में लाल भुजक्कड़ मिला। अगला प्रश्न है, धनीराम को गुस्सा क्यों आया? इसका सही उत्तर होगा क्योंकि लाल भुजक्कड़ व उसके शिष्य धनीराम के ऊपर हंस रहे थे। उन्होंने धनीराम को मूर्ख भी कहा। अजीब बात करते हो, देखते नहीं घोड़े की पीठ पर गेहूं लदा है, मैं कैसे बैठूं? ये शब्द किसने किसको कहे? इसका सही उत्तर होगा ये शब्द धनीराम ने लाल भुजक्कड़ के शिष्यों से कहे। धनीराम की समस्या को सुलझाने के लिए शिष्य धनीराम को किसके पास लेकर गए? इसका सही उत्तर होगा लाल भुजक्कड़ के पास। शाबाश बच्चों। तो आइए अब चलते हैं अगले पृष्ठ पर। तो उतने ही वजन के पत्थर दूसरे बोरे में भरो, फिर दोनों बोरे घोड़े के दोनों ओर लटका दो। वजन बराबर हो जाएगा, घोड़े की पीठ भी खाली हो जाएगी और तुम बैठकर जा सकोगे। ये हुई ना अकल की बात।
शिष्यों ने एक स्वर में कहा। धनी राम ने सोचा, यह समझदार आदमी है, इसकी बात माननी चाहिए। उधर लाल बुझक्कड़ आगे बढ़ गए। धनी राम ने एक बोरे में पत्थर भरे और उसे एक ओर लटकाकर गेहूं का बोरा दूसरी तरफ कर दिया। उसके मन में विचार आया कि दिन डूबने से पहले घर पहुंचना है। पैदल चलना तो मूर्खता है। वह घोड़े की पीठ पर बैठ गया और उसके बैठते ही घोड़ा गिर पड़ा। आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। धनी राम के हाथ पैर छिल गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से घोड़े और धनी राम को उठाया। तो प्यारे बच्चों, अब तक आपने पृष्ठ संख्या 55 में जितना पढ़ा, इस पृष्ठ में आए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों पर नज़र डालते हैं। बराबर वजन अर्थात दो जगह समान भार होना। अकल की बात, बुद्धिमानी या समझदारी की बात। हाथ पैर छिलना अर्थात चोटग्रस्त हो जाना। हल करना अर्थात निदान करना या समस्या को सुलझाना। बहुत बढ़िया बच्चों। महत्वपूर्ण शब्दों को देखने के बाद आइए अब एक नज़र डालते हैं इस पृष्ठ में आए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। लाल बुझक्कड़ ने धनी राम को क्या सलाह दी? इसका सही उत्तर होगा कि लाल बुझक्कड़ ने धनी राम को कहा कि वह दूसरे बोरे में गेहूं के वजन के बराबर पत्थर भरकर घोड़े पर लटका दे। अगला प्रश्न देखते हैं। घोड़ा गिर क्यों पड़ा? इसका सही उत्तर होगा घोड़े के दोनों ओर वजन अधिक होने व धनी राम का उसकी पीठ पर बैठने के कारण घोड़ा गिर पड़ा। अगला प्रश्न है, घोड़ा गिर जाने के कारण धनी राम को क्या नुकसान हुआ? इसका उत्तर होगा घोड़ा गिर जाने के कारण धनी राम के हाथ पैर छिल गए अर्थात उसे चोट लग गई। तो अगला प्रश्न है, यह हुई न अकल की बात, बुझक्कड़ के शिष्यों ने ऐसा क्यों कहा? इसका सही उत्तर होगा क्योंकि धनी राम की तरह शिष्यों को भी लाल बुझक्कड़ की सलाह पसंद आई। शाबाश बच्चों। तो आइए अब चलते हैं इस अध्याय के अगले पृष्ठ पर। बोरे में पत्थर भरे देखे तो वे धनी राम को डांटने लगे। अजीब मूर्ख हो, इतना वजन घोड़े पर लाद कर चलते हो, बेचारे जानवर पर दया भी नहीं आई। तुम लोग भी मुझे मूर्ख कहते हो। धनी राम परेशान होकर बोला। हाँ हाँ, तुम मूर्ख हो, नहीं तो बोरे में पत्थर क्यों भरते? गेहूं का वजन बराबर करने के लिए भरे हैं। यह मुझे लाल पगड़ी वाले बुजुर्ग ने सिखाया था। जैसा उन्होंने कहा वैसा मैंने किया। तो तुम लाल बुझक्कड़ मिला था, वह तो मूर्ख है ही, तुम भी मूर्ख बन गए। सच में मूर्ख बन गया। मैंने सोचा सयाने और ज्ञानी दिखते हैं, तो मैंने उनकी बात मान ली। लोगों ने धनी राम को समझाया
पत्थर लादने की बजाय गेहूं को 2 हिस्सों में करके बोरों में भर लेते, दोनों बोरे लटका लेते, वजन भी नहीं बढ़ता और तुम भी बैठकर आ जाते। कुछ अपनी समझ भी तो लगाई होती। धनीराम को लगा वह सचमुच मूर्ख बन गया। उसने तुरंत पत्थर फेंके, आधा गेहूं दूसरे बोरे में भरकर दोनों ओर बोरे लटका दिए। अब ज्यों ही वह घोड़े की पीठ पर चढ़ा, त्यों ही घोड़ा सरपट भाग चला। शाम होने से पहले वह घर भी पहुंच गया। वह मन ही मन सोच रहा था, बड़े बुजुर्ग ठीक ही कहते हैं, सुनो सबकी, करो मन की। अब मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं सुनूंगा सभी की, पर करूंगा अपनी समझ से अपने मन की। प्यारे बच्चों, अब तक आपने जितना पढ़ा उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों पर नज़र डालते हैं। डांटना अर्थात खरी खोटी सुनाना या फटकार लगाना। पगड़ी सिर पर बांधने वाला परिधान। दया अर्थात रहम। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। धनीराम को लाल बुझक्कड़ के मूर्ख होने के बारे में किसने बताया? इसका उत्तर होगा, आसपास के मदद करने वाले लोगों ने लाल बुझक्कड़ के मूर्ख होने के बारे में बताया। अंत में धनीराम किस नतीजे पर पहुंचा? इसका सही उत्तर होगा, धनीराम को सही समझ आने के बाद उसने फैसला किया कि वह सुनेगा सभी की, लेकिन करेगा अपनी समझ से। तो प्यारे बच्चों, यही थी हमारी आज की कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। अब हम इस कहानी से कुछ और नया सीखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने इस कहानी में पढ़ा, सुखराम ने अपने बेटे धनीराम को अनाज मंडी अनाज लेने के लिए भेजा। यदि आपको भी नीचे दिए गए काम करने को कहा जाए तो आप कहाँ जाएंगे? क्या आप बता सकते हैं? चलिए प्रयास करते हैं। पहला कार्य है पत्र डालने। तो पत्र डालने के लिए हम डाकघर जाएंगे। अगला कार्य दवाई लाने। दवाई लाने के लिए हम दवाइयों की दुकान पर जाएंगे। पैसे जमा करवाने। शाबाश बच्चों, सही पहचाना। पैसे जमा करवाने के लिए हम बैंक में जाएंगे। बिजली का बिल भरने के लिए बिजली का बिल भरने के लिए हम बिजली कार्यालय में जाएंगे। राशन खरीदने। राशन खरीदने के लिए हम राशन डिपो पर जाएंगे। सब्जी खरीदने। शाबाश बच्चों, सब्जी खरीदने के लिए हम सब्जी मंडी जाएंगे। पढ़ने के लिए हम स्कूल जाएंगे। खेलने के लिए हम क्रीड़ा क्षेत्र
या पार्क में जाएंगे। घूमने, शाबाश बच्चों, घूमने के लिए हम पार्क में जाएंगे। शाबाश बच्चों। अब बात करते हैं भाषा के बारे में। धीरे धीरे दोपहर हो गई। इस वाक्य में दो पहरों के समूह के लिए दोपहर शब्द का प्रयोग किया गया है। बताइए, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए किस शब्द का प्रयोग होगा? 4 राहों का समूह। शाबाश बच्चों, चौराहा। 10 वर्षों का समूह। सही पहचाना, दशक। 4 मासों का समूह। चौमासा। 5 वट वृक्षों का समूह। पंचवटी। 7 दिनों का समूह। सप्ताह। 3 भुजाओं का समूह। त्रिभुज। 9 रातों का समूह। नवरात्र। शाबाश बच्चों। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे दोपहर हो गई। इस वाक्य में धीरे शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। ऐसे शब्दों को युग्म कहते हैं। दिए गए युग्म शब्दों से वाक्य बनाकर लिखें। कब कब। वाक्य होगा, तुम कब कब खेलते हो? जल्दी जल्दी। निधि ने जल्दी जल्दी अपने काम निपटाए। चलते चलते। सरोजिनी चलते चलते बुजुर्गों को अभिवादन किया। साथ साथ। राम और मोहन साथ साथ स्कूल जाते हैं। कभी कभी। दीपा कभी कभी बहुत शरारत करती है। बैठे बैठे। मेरा छोटा भाई बैठे बैठे ही गिर गया। वाह बच्चों, अब आगे देखते हैं। आपको बताना है कि इन्हें क्या कहते हैं। जहां घोड़े को बांधा जाता है, अस्तबल। जो घोड़े पर सवारी करता है, घुड़सवार। तो चलिए अब इसी कड़ी में हम और आगे बढ़ते हैं। लाल बुझक्कड़ आगे बढ़ गए। इस वाक्य में बुझक्कड़ शब्द बूझ अक्कड़ अर्थात प्रत्यय के जोड़ से बना है। कुछ प्रत्यय जोड़कर आप भी नए शब्द बनाएं। भूल अक्कड़, बुलक्कड़। घूम अक्कड़, घुमक्कड़। समझदार, समझदार। तमीज़दार, तमीज़दार। धारदार, धारदार। धनवान, धनवान। गाड़ीवान, गाड़ीवान। दयावान, दयावान। तो प्यारे बच्चों, आज की इस अभ्यास में भी हमने बहुत कुछ सीखने को मिला। हम उम्मीद करते हैं कि यह कहानी और अभ्यास आपको बहुत पसंद आए होंगे। अब आपके लिए थोड़ा सा अभ्यास। फूलपुर गांव में सुखराम नाम का व्यापारी रहता था। इस वाक्य में बीते हुए समय में
कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, अतः यह भूतकाल है। पाठ में आए भूतकाल से संबंधित कोई 5 वाक्य छांटकर लिखें। ऐसा करने के लिए आप अपने मित्रों या अध्यापक की सहायता ले सकते हैं। अब आपकी बात। धनीराम ने अनाज खरीदने के बाद बाजार की सैर की। आप भी कभी अपने नज़दीक के बाजार में गए होंगे, तो बताएं किस दिन गए, किसके साथ गए, क्या साथ लेकर गए, क्या क्या देखा, क्या क्या पसंद आया, क्या क्या खरीदा और क्या लाना भूल गए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो में फिर से होगी मुलाकात एक रोचक और नए अध्याय के साथ। आप सभी का हार्दिक आभार। धन्यवाद।